हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर वाटर रिसोर्सेज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो डेटा दिया गया है कि 96.5% वाटर ओशंस में है, 2.5% फ्रेश वाटर के रूप में है। यहाँ 70% जो फ्रेश वाटर है वो आइस शीट्स के रूप में है। ये आइस शीट्स कहाँ पाई जाती हैं? अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल में, और कई बार जो ऊंचे माउंटेन्स होते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं हिमालयन माउंटेन्स, उनके जो आइस कैप्ड पीक्स होते हैं वहां पर जो 70% फ्रेश वाटर है दुनिया का वो पाया जाता है। 4% ऑफ ग्लोबल प्रेसिपिटेशन इंडिया में होती है। इंडिया में जो दुनिया की 4% प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल देखने को मिलती है। दुनिया का सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन रिसीव करने वाला रीजन मौसिनराम इंडिया में ही है। अगला है रैंक ऑफ इंडिया इन वाटर अवेलेबिलिटी 133। तो देख सकते हैं आप लोग कि इंडिया को 4% प्रेसिपिटेशन मिलती है पूरी दुनिया की, लेकिन इंडिया 133rd नंबर पर है वाटर की अवेलेबिलिटी के बारे में। तो इससे हम देख सकते हैं कि वाटर का सोर्स होना ही काफ़ी नहीं है, वाटर लोगों को अवेलेबल भी हो सके ये भी एक वाटर रिसोर्सेज के अंदर हमें पढ़ना होता है। तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में देखें। सबसे पहले फॉकनमार्क वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज 1000 to 1600 मीटर क्यूब पर पर्सन। तो इन्होंने एक डेफिनेशन दिया था कि वाटर स्कार्सिटी कब कही जा सकती है। तो वाटर स्कार्सिटी उस सिचुएशन को कहते हैं जब 1000 से 1600 मीटर क्यूब ऑफ वाटर अवेलेबल होता है पर पर्सन। अगला है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये 22% होता है हमारे टोटल एनर्जी प्रोडक्शन का। आपने इस बारे में पहले भी पढ़ा है कैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स इंडिया में कई जगह पर बनाए गए हैं और ये हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का एक मेजर जरिया बनकर उभरा है। अगला है एंशिएंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से थे। तो श्रृंगवेरपुरा इलाहाबाद के पास ये जगह है जहाँ पर 1st सेंचुरी BC में चैनलिंग ऑफ फ्लड वाटर को रिवर गंगा में किया जाता था। मतलब जो फ्लड वाटर होता था वो उसे चैनल्स के थ्रू अलग अलग जगहों में पहुंचाया जाता था, और ये हम काफ़ी पुरानी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं हमारे देश की। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने लेक्स और डैम्स बनाए थे। सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क्स कलिंगा ओडिशा, मतलब कलिंगा जो कि ओडिशा का पुराना नाम था, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटका और कोल्हापुर महाराष्ट्र में हम लोग देख सकते हैं हमारे पूर्वजों के द्वारा बनाए गए कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम्स। अगला है भोपाल लेक 11th सेंचुरी AD में बनाई गई थी। हौज खास 14th सेंचुरी में इल्तुतमिश ने बनाया था, सप्लाइंग वाटर टू द सीरी फोर्ट एरिया। अगर आप इस फेज को भूल गए तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने कुछ ही दिन पहले दिल्ली सल्तनत पर एक वीडियो डाली थी क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए। आप एक बार उसे देख लें तो आपको याद आ जाएगा तुरंत इल्तुतमिश, सीरी फोर्ट, ये सब कौन सी जगहें हैं। अगला है डैम्स। डैम्स स्ट्रक्चर्स और मटेरियल के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं टिम्बर डैम्स, एम्बार्कमेंट डैम्स और मेसनरी डैम्स के रूप में। टिम्बर डैम्स जैसा हम लोग नाम से ही समझ सकते हैं वुडन डैम्स होते हैं। मेसनरी डैम जिसमें सीमेंट का यूज़ किया जाता है, जिसे प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया जाता है ईंटों और जो गारा होता है जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसके यूज़ को करके। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये एक NGO है जो कि सरदार सरोवर डैम के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया था गुजरात में। ये पहले मतलब जब इसे बनाया गया था तो ये ट्रीज को प्रोटेक्ट कर रही थी, लेकिन इन्होंने पुअर सिटीजन्स के लिए भी इस रिवोल्यूशन को बढ़ाया आगे। तो सरदार सरोवर डैम हम लोग पढ़ेंगे कैसे डैम्स के कंस्ट्रक्शन के कारण काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उभर कर देखने को मिलती हैं। तो हम लोग उसके बारे में आगे बात करते हैं। ये अगला है साबरमती बेसिन। फार्मर्स ने एजिटेट किया था क्योंकि वाटर सप्लाई का जो हाई प्रायोरिटी था वो अर्बन एरियाज की ओर दिया गया था। तो ये एक जनरल टेंडेंसी रहती है गवर्नमेंट्स की कि वो लोग रूरल रीजन्स में रहने वाले या ट्राइबल रीजन्स में रहने वाले लोगों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, जबकि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी हमारे सिटीज़ को मिले। ये सोच काफ़ी हानिकारक हो सकती है उन ट्राइबल या रूरल लोगों के लिए, और उन्होंने ऐसा ही एक मूवमेंट शुरू किया था साबरमती बेसिन में। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट जो कि कर्नाटका आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा रेज किया गया था महाराष्ट्र के कोयना प्रोजेक्ट के खिलाफ। तो कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट एक हम कह सकते हैं कि एक मेजर वाटर डिस्प्यूट बनकर उभरा है हमारे देश में। आपने ड्रेनेज चैप्टर जो कि क्लास 9 में पढ़ाया गया था उसमें
देखा था कि हमारे रिवर्स किस किस स्टेट को वाटर प्रोवाइड करते हैं। अगर डैम्स कंस्ट्रक्ट करके कोई एक स्टेट उस वाटर का ज़्यादा परसेंटेज लेने की कोशिश करता है तो जाहिर है कि बाकी स्टेट्स उसका विरोध दर्ज कराते हैं। अगला है ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। कुल्स और गुल्स कहा जाता था इन्हें वेस्टर्न हिमालयाज में। आपको ये नाम याद रखने काफ़ी ज़रूरी हैं क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि वेस्टर्न हिमालयाज में ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स को क्या कहा जाता था। इसके बाद इनंडेशन चैनल बंगाल के फ्लड प्लेन्स में। खादिन्स कहा जाता था इन्हें जैसलमेर। जोहाद्स कहा जाता था इन्हें बाकी हिस्सों में राजस्थान के एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में। जैसलमेर में इन्हें खादिन और राजस्थान के बाकी एरियाज में इन्हें जोहाद्स कहा जाता था। टंकाज इन्हें बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर और रेन वाटर जो इनमें पाया जाता था उसे पालार पानी कहा जाता था। आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स उन्हीं रीजन्स में हमें ज़्यादा मिलते हैं जहां पानी की एक कमी रही है कई सालों से, जैसे राजस्थान के ये रीजन्स जहां पर बारिश काफ़ी कम होती है। हमने क्लाइमेट में पढ़ा था कि ये जो रीजन्स होते हैं वो ड्राई रीजन्स होते हैं, इनमें रेनफॉल काफ़ी कम होती है। इसके बाद है बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ये मेघालय में देखने को मिलता है। गेंडाथूर कर्नाटका में जो है ये रेन वाटर में रिच है। तमिलनाडु कंपलसरी कर दिया था रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाने के लिए लोगों को। तो अब ये काफ़ी सारे स्टेट्स में देखने को मिला है। मेजर डैम्स के जो नाम हैं मैं एक अलग सी शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, क्योंकि क्या होता है कि जो स्टेट वाइज एनटीएससी का स्टेज 1 होता है उसमें कई बार जो लोकल डैम्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। मैंने खुद अपनी तैयारी करते वक्त झारखंड के 4 मेजर डैम्स, उनके बनने के साल, वो किस ईयर में वो किस वाटर पर बने हैं, किस रिवर को वो लोग चेक करते हैं, ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स के नाम याद किए थे और मैं उन पर भी एक स्टेट वाइज वीडियो टाइप की बनाकर डाल दूंगा। तो डैम्स के लॉसेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि डैम्स बनने से क्या होता है, कई सारे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो अफेक्ट होती है, वहाँ के जो फॉरेस्ट्स होते हैं वो अफेक्ट होते हैं और उन फॉरेस्ट्स के डिकम्पोजिशन से बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है एनवायरनमेंट में और इससे जो वहाँ की लोकल एनवायरनमेंट होती है वहाँ को लॉस पहुँचता है। लेकिन इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। वो लोकल टूरिज्म को बढ़ाता है, इरिगेशन को बढ़ाता है, उसके साथ ही जो फ्लड्स होते हैं उन्हें कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो इन पॉइंट्स को आप याद रखें और इसी के साथ ये चैप्टर हम कह सकते हैं कि खत्म हुआ। थैंक यू।